नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर्स वीडियो पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है ना, एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का। इसमें वो सारे मैं ये पीडीएफ अपलोड करता हूं और उसके अलावा बहुत सारा कुछ अपलोड कर रहा हूं, तो आप उसे चेकआउट करना ना भूलें। और चलिए, आज 10 जुलाई 2025 है और आज की करंट अफेयर्स वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि FATF की कॉम्प्रहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंस रिस्क रिपोर्ट आई है। तो वही बता रहा है कि इसमें आतंकवाद को कैसे ज़्यादा वित्त पोषण किया जाता है और अभी भी कैसे चल रहा है धड़ल्ले से। तो देखिए, मुख्य कारण क्या क्या इसमें, तो बोल रहे हैं कि अकेले सक्रिय आतंकवादी और न्यूनतम वित्त पोषण की आवश्यकता वाले छोटे संगठन बहुत ज़्यादा हैं। तो छोटे छोटे संगठन रहेंगे तो वित्त पोषण की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ेगी। फिर असुरक्षित और छिद्रित सीमाएँ ज़्यादा है अफ्रीका और दक्षिण एशिया में, तो इसके कारण आतंकवाद ज़्यादा इधर से घुस पाते हैं, वित्त पोषण के बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं। राज्य स्तरीय समर्थन भी बहुत लोगों को मिलता है, तो इसी कारण से खुली छूट मिल जाती है एक तरह से इन सबको। और मुख्य व्यापार क्षेत्र में ना निगरानी भी कमज़ोर होती है और नियमों की कमी के कारण ये आसानी से एक दूसरे से कर सकते हैं, मतलब वित्त पोषण एक दूसरे को, तो ये एक बड़ी खामी है इस पर। तो अभी इसमें बोल रहे हैं कि माध्यम क्या क्या होंगे भाई। तो पारंपरिक माध्यम तो हमें पता ही है, जैसे नकद आधारित लेन देन हो गया, हवाला हो गया, ये सब तरीके हैं जो पारंपरिक तरीके चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी नई पद्धतियाँ आई, वो थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया, सोशल मीडिया, क्राउड फंडिंग, ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए ये सब पैसा उठाते हैं दूसरों से। बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी के माध्यम से पैसे का उपयोग करते हैं। इसके बाद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये फंड ट्रांसफ़र करते हैं, समझ रहे हैं, मतलब गेमिंग के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र। वाह, तो ये सब थोड़ा सा देखिए, है ना। आपराधिक गतिविधियों में जैसे जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, मादक पदार्थों मतलब नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। इसमें एग्जांपल है कि बोको हराम जो है, उनके द्वारा जो है ना प्राकृतिक संसाधनों का अवैध व्यापार किया जाता है, सोना, लकड़ी, इन सब का। इसके बाद बोल रहे हैं कि गैर लाभकारी और कानूनी संस्थानों का भी दुरुपयोग किया जाता है इनके द्वारा। जैसे फ्रंट कंपनियों और सेल कंपनियों के जरिए धन छिपाते हैं। गैर सरकारी संगठन जो NGO हैं, उनको इनके द्वारा भी फंड को डाइवर्ट करके आतंकवादी गतिविधियों में ये सब लगाया जाता है। अब देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करने के लिए सिफारिशें क्या क्या कर रहे हैं। तो इसमें है कि जोखिम संकेतों की पहचान करने सबसे पहले, जैसे बार बार जोखिम वाले देशों में ये सब जहाँ हो रहा है, वहाँ धन अंतरण, वर्चुअल एसेट और प्रीपेड कार्ड जैसे गुमनामी बढ़ाने वाले उपकरणों की ना निगरानी करनी चाहिए, बताया जा रहा है इस पर। इसके बाद है संगठित बहुपक्षीय प्रतिक्रिया। जैसे आतंकवाद के वित्त पोषण की अंतरिक्ष प्रकृति से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र मतलब सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के तहत आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध करके इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ये भी है। और सिर्फ FATF मानकों से नहीं होगा, उनके बाहर क्षेत्रों तक भी इनकी पहुंच होनी चाहिए। जैसे सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से खतरे जो है ना, उनसे जो उपटे हैं, तो मतलब उनसे जो निकले हैं, उनके लिए हमें सार्वजनिक निजी साझेदारी भी विकसित करनी होगी और उससे इन सबको मतलब करना होगा। अब देखिए, केंद्र सरकार ने आकांक्षी DMF कार्यक्रम लॉन्च किया, ये है क्या। जैसे इस किसने लॉन्च किया, केंद्रीय खान मंत्रालय। तो इन्होंने आकांक्षी DMF कार्यक्रम, तो ये जो है ना, ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एस्पिरेशनल ब्लॉक का प्रोग्राम था, उनके साथ जो है ना जिला खनिज प्रतिष्ठान पहलों को जोड़ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन उनको जोड़ता है ये। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है ना, मैं आपको पहले बता देता हूँ ये है क्या। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना खान और खनिज विनियमन अधिनियम 1957 में की गई थी, और ये गैर लाभकारी निकाय के रूप में काम करता है। तो मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में खनन कार्य होता है, तो जो खनन करने वाली कंपनी है ना, तो वो अपने कुछ लाभ का, अपने कुछ रेवेन्यू का कुछ सोर्स परसेंट इस फाउंडेशन को देती है, जो कि गैर लाभकारी निकाय के रूप में कार्य करती है, और ये उस ज़िले में रह रहे लोगों का डेवलपमेंट करेगी। तो देखिए, इनको अब जोड़ दिया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से, तो बहुत अच्छी बात है। और ये दोनों जो है ना, ये किसकी थी, मतलब ये था नीति आयोग का पहल, तो इससे जोड़ देने से बहुत अच्छा होगा। इसमें क्या क्या करेंगे तो वो भी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, कृषि संबंध गतिविधियाँ, संरचना, सामाजिक विकास, वित्तीय विकास और कौशल विकास करेंगे। अभी तो मात्र 106 आकांक्षी जिलों और 773 आकांक्षी ब्लॉक को ही शामिल किया गया। वैसे जब तक ये एग्ज़ाम में आप लिखिएगा तब तक बहुत और किसी को भी शामिल कर लिया जाएगा, तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसके बाद है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 जारी किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा देख लिया जाए, इसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी एक बार नज़र दौड़ा लिया जाए, है ना। तो इस पर जो नियम जो बताया गया है उसमें है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए विस्तृत आवश्यकताओं को पूरा करने की शुरुआत की जाएगी इसमें।
इसके बाद कार्बन कैप्चर और भंडारण के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क लाया जाएगा। आप बोल रहे हैं ये क्या होता है भाई? तो जैसे आप मतलब प्राकृतिक गैस का मतलब ये कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो गैस निकलते हैं उनको स्टोर करके मतलब ऐसा कुछ किया जाएगा तो ये वायुमंडल में ना फैले, तो उसी को कहा जाता है कार्बन कैप्चर और भंडारण। इसके बाद देखिए एकीकृत नवीकरणीय और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली परियोजनाएं शुरू करना। स्थिरीकरण खंड, मतलब इससे यह होगा कि निवेशक जो होते हैं इनमें, उनको भविष्य के कानूनी या वित्तीय परिवर्तनों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें मुआवजे की कटौती की अनुमति भी दी गई है। जैसे मतलब आप अगर मुआवजे दिया जाता था ना, अगर ये नहीं करेंगे तो इसमें कटौती भी कर सकती है गवर्नमेंट, ये बताया गया है इसमें। और तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लिए बहुत है। इसके बाद देखिए उद्देश्य क्या है इन सुधारों का। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर नियंत्रण, पता ही चल गया, जैसे यहाँ पे कार्बन स्टोरेज ये था, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। इसके बाद था शिकायत निवारण तंत्र, अपस्ट्रीम ढांचे का आधुनिकीकरण। अपस्ट्रीम ढांचा वो होता है कि मतलब जो तेल आ रहा है उससे पहले की चीज़ है, जैसे उनका मैन्युफैक्चरिंग करना, उनको लाना, भंडारण करना, ये सब होता है अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होगा? वितरण करना, ठीक है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लघु फार्मों को प्रोत्साहित करना, बेहतर डेटा गवर्नेंस, यही सब है। आगे देखते हैं। इन स्पेस ने स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट सेवा प्रदान करने के लिए 5 साल का लाइसेंस दिया है। अब देखिए इन स्पेस मतलब स्टारलिंक कौन है? तो स्पेस एक्स की स्टारलिंक कंपनी है और ये पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों का बहुत मतलब समूह ये किया। और इसके तरीके से होता है क्या, ये वायरलेस इंटरनेट सेवा प्रदान करता है जो कि संचार उपग्रहों के जरिए प्रदान की जाती है। अब देखिए इसको ये है कि अच्छा इसमें बोला गया क्या फ़ायदा होगा। पता है आपको कि फास्ट कनेक्टिविटी होगी, दूर दराज इलाकों में आपातकाल में राहत प्रबंध कार्यों में मदद मिलेगी, नेविगेशन और दिशा निर्देश में भी सहायक होगी। मान लीजिए कोई पहाड़ में चला गया, अब वहाँ पर तो इंटरनेट है नहीं जियो और एयरटेल का, तो वहाँ पे स्टारलिंक के द्वारा नेटवर्क उनको पहुँच जाएगा। तो ये एक तरीके से पूरा देश ही कवर हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि अंतरिक्ष जो है वो इसरो की कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ये अंतरिक्ष जो है ये इसरो की व्यावसायिक शाखा के रूप में कार्य करता है। इसरो अंतरिक्ष व्यावसायिक शाखा है ना। इसके बाद 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्रीय सुधार लाया गया था, जिसमें इन स्पेस, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र तथा NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच ना भूमिका को स्पष्ट किया गया था, जिसमें इन स्पेस को क्या कहा गया था कि अंतरिक्ष विभाग की एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करेगी। और 2020 में स्थापित किया गया था, ये तो बता ही दिया मैंने, अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार में 2020 में। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि सार्वजनिक और निजी सहयोग के माध्यम से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे। 5 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी स्टार्टअप के लिए एक विशेष वेंचर कैपिटल फंड का भी प्रबंधन करेगा। समझ रहे हैं, मतलब स्पेस संबंधी स्टार्टअप के लिए विशेष वेंचर कैपिटल फंड कौन करेगा? ये इन स्पेस। अब देखिए अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भी आई थी, ये गैर सरकारी संस्थाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए है। और इसमें बोल रहा है कि भारत के जो स्पेस स्टार्टअप है उनकी भी बहुत ज़्यादा भूमिका बढ़ रही है। तो ये तो हमें पता ही है ना, स्पेस रूट, तो ये सब तो पता ही है कि स्काई रूट एरोस्पेस हैं, इसके बाद अंगलीकूल कॉस्मोस है, तो ये सब तो है ना, ये सब आते रहते हैं करंट अफेयर्स में, हम लोग ने पढ़ी भी है। अब देखिए नामीबिया में जो है UPI आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली को शुरू करने वाला प्रथम अफ्रीकी देश बनेगा। अभी तक स्टार्ट नहीं किया पर उन्होंने ऐसा हस्ताक्षर किया है कि ये करेंगे, तो यही बात है। तो इसने बोल रहे हैं कि RBI जो है, RBI ने 2023-24 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर 2028-29 तक 20 देशों में UPI को पहुंचाने का काम करने का एजेंडा अभी तक तय किया है। तो इसमें देखिए कौन कौन अभी तक देश में UPI लग चुका है। तो सबसे पहले भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात UAE जो दुबई जहाँ पर है, तो वहाँ पर ये भुगतान स्वीकार करते भी हैं UPI का, ऑलरेडी चालू हो चुका है। अब UPI जो है 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व क्या होगा? वैश्विक बाज़ार का विस्तार होगा। इंटरऑपरेबिलिटी और मानकीकरण। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब होता है कि एक दूसरे को कितना जल्दी से आप कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे UPI में आप फ़ोन पे चलाइए या Paytm चलाइए, एक दूसरे से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। डिजिटल कूटनीति, भारत की कूटनीति भी बढ़ेगी, है ना, सॉफ्ट पावर मजबूत होगा। अब UPI के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए भाई? तो वही बोले मैंने आपको बोला, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये
स्टार्ट किया गया है, जो कि भारत के बाहर ये सब काम करेगा, मतलब यूपीआई को प्रसारित करने का। यूपीआई वन वर्ल्ड स्टार्ट किया गया है, जो G20 देशों से आने वाले नागरिकों को सुविधाएं देगा। इसके बाद ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, सामाजिक प्रभाव निधि, ये सब भी स्टार्ट किया गया है ना। INS निस्तार, बस याद रखें INS निस्तार है क्या, स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, विनिर्मित भी स्वदेशी है, और भारत का पहला डाइविंग सपोर्ट पोत है। पहला डाइविंग सपोर्ट पोत INS निस्तार भारतीय नौसेना को अभी तक सौंप दिया गया है। बस आप बोलिएगा कि ये डाइविंग सपोर्ट पोत क्या होता है, तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ लिखा हुआ है कि ये 35 मीटर की गहराई तक डाइविंग ऑपरेशन को करने के लिए एक साइड डाइविंग स्टेज भी है। तो इसमें कुछ होगा कि बहुत अंदर तक, नीचे तक कुछ करने के लिए यंत्र होगा इसमें, है ना। इसके बाद देखते हैं आगे, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। ये स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट प्रणाली का भी परीक्षण किया गया है। ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है। अब नेक्स्ट जो है खबर वो है शैडो बैंकिंग। तो शैडो बैंकिंग क्या है? अच्छा, वित्त मंत्री ने कहा कि अब NBFC जो है वो शैडो बैंकिंग नहीं रह गई है। तो शैडो बैंकिंग होता क्या है? यह वित्तीय मध्यवर्तियों और संस्थाओं का एक नेटवर्क है जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों के दायरे के बाहर कार्य करते हैं। मतलब ये बैंकिंग दायरों के अंदर बहुत नहीं आते, तो मतलब इनको सख्त विनियामक कानूनों का पालन करना नहीं होता है। तो इसमें देखिए ये कौन कौन से हैं, जैसे मनी मार्केट फंड हो गए, हेज फंड हो गए, प्राइवेट इक्विटी फंड हो गए, सिक्योरिटाइजेशन हो गए, एसेट बैंक सिक्योरिटीज़ हो गए, ये सब होते हैं कौन, शैडो बैंकिंग। इसके बाद कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड आता है। कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड उसको कहते हैं जो मतलब विनाशकारी आपदाओं को कवर करने वाले बीमा जोखिमों को निवेशकों के बीच वितरित कर देता है। ये बॉन्ड्स के निवेशकों को उच्च लाभ प्रदान होता है, लेकिन इनमें कोई सूचीबद्ध आपदा घटित हो जाती है तो मूलधन का नुकसान भी हो जाता है। मतलब कैटेस्ट्रॉफी नाम ही है कि कुछ विनाश होगा तो उसके लिए बॉन्ड स्टार्ट किया गया है, दे रहा है मतलब। तो इसमें ज़्यादा ही लाभ मिलेगा, वो चील्ड ब्याज ज़्यादा देगा। लेकिन यदि बॉन्ड की परिपक्वता से पहले कोई सूचीबद्ध, मतलब उसमें जो दिया गया उसमें प्राकृतिक आपदा घटित हो जाती है तो मूलधन का भी नुकसान हो जाता है उनको, याद रखिएगा, है ना। और जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा की बढ़ती घटनाएं बीमा उद्योग में ऐसे कैट बॉन्ड्स जो हैं, कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स को अधिक लोकप्रिय बना रही है। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है, द हिंदू में आया था। अब देखिए एडमिरल्टी, समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा अधिनियम 2017। तो एडमिरल्टी अधिनियम 2017 के तहत केरल सरकार ने जहाज डूबने की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान हुआ उनके तहत मुआवजे की मांग की है उस जहाज़ कंपनी से। तो ये हर प्रकार के जहाज़ में लागू होता है, चाहे वो हमारे देश का हो या किसी भी देश का, और उच्च न्यायालय में ये सब सुना जाएगा, है ना। इसके बाद जब तक ये नहीं दिया सिक्योरिटी राशि तब तक जहाज़ को रोक कर रखा जा सकता है, ये भी है इसमें। इसके बाद देखिए तुर्काना झील। तो तुर्काना झील जो है उसमें खोजी गई विलुप्त स्थानधारियों की दांतों की जो एनिमेन है उससे 18 से 20 मिलियन पुराने प्रोटीन निकालने में सफलता प्राप्त हुई है। एनामेल, तो एनामेल कुछ होगा उसका मतलब जीव होगा, उसमें 18 से 20 मिलियन पुराने प्रोटीन निकाला है इसमें। और कहाँ मिला था वो? तुर्काना झील में। तो तुर्काना झील है कहाँ? तुर्काना झील सबसे ज़्यादा केन्या में है इसका हिस्सा, और इथोपिया। तो केन्या और इथोपिया के बीच में। उसका मूल नाम था रुडोल्फ झील, और जेड सागर भी कहते थे तुर्काना झील को। यह अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है और दुनिया की सबसे बड़ी अस्थायी रेगिस्तानी झील है। दुनिया की सबसे बड़ी अस्थायी रेगिस्तानी झील। इसमें लेक तुर्काना नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा दिया गया है। और इसमें एक नदी है ओमो नदी। बस इतना याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट खबर है वो है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। तो ये DRDO की तरह विकसित की एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम DRDO ने विकसित किया, और ये ऑटोमेटेड एम्यूनेशन हैंडलिंग सिस्टम के साथ आता है। तो बस इतना याद रखना है। माही और महिसागर नदी। तो अभी गुजरात में एक पुल ढह गया जो कि मही और महिसागर नदी के में ही बना था। तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें कि ये अरावली पहाड़ी इधर से आती है और कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है ना। ये इंपॉर्टेंट है। कौन है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और टेढ़ी मेढ़ी धारा में विसर्प बनाती है, मतलब ऐसे 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 चलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सियरा लियोन। इसकी राजधानी क्या है? फ्रीटा टाउन। तो याद रखिए सियरा लियोन, फ्रीटा टाउन। यहाँ देख लीजिए सियरा लियोन। तो यहाँ गुयाना और लाइबेरिया इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसके बाद अटलांटिक शेयर किए, मतलब अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका जो है यहाँ पर ही है, यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका में है। तो ये देखिए सियरा लियोन की टर्टल आइलैंड में स्थित
न्यांगाई में बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण अपना 2/3 हिस्सा खो चुका है। याद रखिएगा, टर्टल आइलैंड में स्थित न्यांगाई कहाँ पर है? सियरा लियोन में है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं कि हीरे, क्रोमाइट, सोना, बॉक्साइड और रोयोलाइट, इसमें कुछ नहीं है। उसने कंडबंदी में पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बस याद रखिएगा जगह का नाम कि सियरा लियोन, टर्टल आइलैंड और न्योंगोई। तो बस आज की करंट अफेयर्स यहीं तक थी। आपसे मुलाकात होगी कल। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे एक सीरीज़ जो कि है भारत इंडिया ईयरबुक 2025 की, तो उसको देखना ना भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो उसको छोड़ना बहुत डिजास्टर होगा आपके लिए। तो उसको ज़रूर देखिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।